Hello everyone, I Dr. V. Shrivastava welcome you on my YouTube channel MISCHEM 30 Exploring Mystery of Chemistry। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी की वेरिएशन के बारे में कि कंसंट्रेशन के साथ इन दोनों का वेरिएशन कैसे होता है। तो हमारी हेडिंग होगी वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी with concentration। यानी सांद्रता के साथ सांद्रता परिवर्तन के साथ चालकता तथा मोलर चालकता में परिवर्तन। तो इसमें हम आपको ये बताएं कि इलेक्ट्रोलाइट चाहे वीक हो या स्ट्रांग, दोनों के लिए जो मतलब जो कंडक्टिविटी है और मोलर कंडक्टिविटी है, दोनों ही कंसंट्रेशन में चेंज के साथ वैरी करते हैं। अब हमें ये देखना होगा कि जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करते जाएंगे यानी कंसंट्रेशन को डिक्रीज़ करते जाएंगे, तो जो कंडक्टिविटी है उसमें और मोलर कंडक्टिविटी में क्या बिल्कुल एक जैसा चेंज होता है या दोनों में जो चेंजेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो यहाँ हम आपको बताएं कि जो कंडक्टिविटी होती है वो डाइल्यूशन के साथ हमेशा ही डिक्रीज़ करती है। इलेक्ट्रोलाइट वीक हो या स्ट्रांग, जो कंडक्टिविटी होती है वो डाइल्यूशन के साथ हमेशा ही डिक्रीज़ करती है। अब जो रीज़न है उसका वो क्या है कि कंडक्टिविटी डिक्रीज़ कर जाती है, तो उसका रीज़न ये है कि डाइल्यूशन होने पर यूनिट वॉल्यूम यानी एकांक आयतन में जो नंबर ऑफ कंडक्टिंग आयंस होते हैं वो डिक्रीज़ कर जाते हैं। डाइल्यूशन होगा, कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करेगा, तो यूनिट वॉल्यूम में कंडक्टिंग आयंस की नंबर डिक्रीज़ करेगी, और जब कंडक्टिंग आयंस की नंबर डिक्रीज़ करेगी तो कंडक्टिविटी डिक्रीज़ करती है। तो पहली बात ये हो गई कि कंडक्टिविटी यानी चालकता एंड मोलर कंडक्टिविटी यानी मोलर चालकता both vary with concentration for weak as well as
स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स या स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस। तो ये बताया हमने कि कंडक्टिविटी हो और मोलर कंडक्टिविटी हो, दोनों ही कंसंट्रेशन में चेंज होने पर वैरी करते हैं, दोनों में परिवर्तन होता है। तो कंडक्टिविटी की बात करें पहले, कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेस with decrease in concentration of electrolyte solution यानी किसी इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन अगर हम ले रहे हैं तो उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होने पर कंडक्टिविटी हमेशा डिक्रीज़ करती है। अब ये ध्यान देना है कि इलेक्ट्रोलाइट जो है वो चाहे वो वीक हो चाहे स्ट्रांग हो, दोनों के केस में ये ऐसा होता है। और जो रीज़न है इसका कि कंडक्टिविटी जो होती है वो क्यों डिक्रीज़ करती है, वो हम आपको इसी के साथ ऐड करके बता रहे हैं कि रीज़न क्या है। तो यहीं ऐड कर लेते हैं, बिकॉज conductivity depends on the number of ions present in unit volume of solution। तो हम ये बता रहे हैं आपको कि चालकता सदैव सांद्रता घटने के साथ घटती है, क्योंकि यह एकांक आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। तो थोड़ी दिक्कत है, इसलिए कि हिंदी वर्सन और इंग्लिश वर्सन दोनों को एक साथ चलना है, तो इसलिए आपको पहले इंग्लिश में बता दे रहे हैं, फिर हिंदी में चीज़ों को बता रहे हैं। तो ये बताया कंडक्टिविटी या चालकता के बारे में कि यूनिट वॉल्यूम में जो आयंस की नंबर अगर डिक्रीज़ करेगी तो वही आयंस कंडक्टिविटी के लिए रिस्पांसिबल होते हैं। नेचुरली कंडक्टिविटी जो होती है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये हमने आपको बताया कंडक्टिविटी के बारे में। अब हम बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी के बारे में। तो मोलर कंडक्टिविटी के लिए एक इक्वेशन या एक फॉर्मूला हम लिखते हैं। मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m इक्वल्स टू कप्पा इंटू वी। तो मोलर कंडक्टिविटी माने मोलर चालकता,
तो इसकी वैल्यू इसे लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो गया कप्पा इंटू वी के। तो अब आपको बताएं इसमें कि जो V है ये वॉल्यूम है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का, जिसमें कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, यानी वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन containing 1 mole of electrolyte। यानी 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट या विद्युत अपघट्य वाले विलयन का आयतन तो नेचुरली हम ये जो फॉर्मूला देख रहे हैं ये मोलर कंडक्टिविटी के लिए, तो इसमें हम देख रहे हैं कि मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू कप्पा इंटू वी के। तो इसमें देख रहे हैं कि V अगर इंक्रीज़ होगी तो नेचुरली जो होता है वो लैम्डा एम की वैल्यू जो होती है वो इंक्रीज़ करेगी। प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन में भी यही मिलता है हमको। अब यहाँ अभी हम इस चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे डिटेल में कि जो वॉल्यूम चेंज होता है यानी जो कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होता है तो कप्पा में क्या चेंज होता है, तो उस डेप्थ में बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं थोड़ी डिटेल डिस्कशन की हैं। तो यहाँ इन चीज़ों को नहीं डिस्कस कर रहे हैं, बस इतनी चीज़ देख रहे हैं कि वॉल्यूम में इंक्रीज़ होगी तो लैम्डा एम में इंक्रीज़ होगी, और इसे हम ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंसंट्रेशन के साथ जो वेरिएशन होता है वो कैसा होता है। तो ग्राफ रिप्रेजेंट करने के पहले हम थोड़ा सा चाहेंगे ये बताना आपको कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स अगर हम लेते हैं, उनका सॉल्यूशन लेते हैं, तो उनमें भी मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज़ करती है। तो उसमें एक इक्वेशन यूज होता है जिसे हम कहते हैं डिबाई हकेल ओनसैगर इक्वेशन। तो डिबाई हकेल ओनसैगर इक्वेशन में लैम्डा एम इक्वल्स टू लैम्डा 0 एम माइनस ए इंटू सी पावर 1/2, ये कोरिलेशन हमको मिलता है। लैम्डा 0 एम आपको बताएं ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, यानी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ए जो है ये कांस्टेंट है, ए इक्वल्स टू कांस्टेंट, और ये कह सकते हैं कि फॉर ए गिवन solvent and temperature it depends on type of electrolyte। तो बताया कि ए इसमें एक नियतांक है और किसी दिए गए
विलायक और ताप के लिए जो इसकी वैल्यू होती है वह इलेक्ट्रोलाइट या विद्युत अपघट्य के प्रकार पर निर्भर करती है। 1:1 टाइप, 1:2 टाइप या 2:1 टाइप। अगर एक ही टाइप के इलेक्ट्रोलाइट अगर मौजूद हैं तो उनके लिए ए की वैल्यू जो होती है किसी दिए गए सॉल्वेंट और टेम्परेचर पर सेम होती है। तो कभी कभी कुछ चीज़ें बोर्ड पे नहीं आ पाती हैं या उन्हें लिखा नहीं जा रहा है तो आप उसे सुन करके नोट कर सकते हैं। इसलिए जो भी बोला जाए उसको ध्यान देने की ज़रूरत है और आप इसके लिए जो वीडियो है उसे पास करके या उसे आप बैक करके सुन करके भी नोट कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए चीज़ों को कि जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है आपको, चाहे लिख करके या ऐसे बोल करके, वो सारी इन्फॉर्मेशंस आपके लिए वैल्यूबल हैं। तो हमने आपको बताया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ये जो डिबाई-हकेल उनसेगर इक्वेशन है तो यहाँ मेंशन कर दे रहे हैं हम, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए यानी प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए अगर मोलर चालकता पर सांद्रता परिवर्तन का प्रभाव देखें तो वह प्रभाव इस समीकरण के अनुसार होता है। अब इसमें बताया आपको कि ए कांस्टेंट हो गया और यहाँ लैम्डा 0m यहाँ बता दे रहे हैं कि लैम्डा 0m इक्वल्स टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। सीमित मोलर चालकता। तो ये लैम्डा 0m या सीमित मोलर चालकता या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है क्या? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या सीमित चालकता का मतलब है कि जब डाइल्यूशन इनफाइनाइट हो जाए, यानी जो इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन बना उसका डाइल्यूशन इनफाइनाइट हो जाए या तनुता उसकी अनंत हो जाए, यानी उससे ज़्यादा तनु सॉल्यूशन या विलयन बनाया नहीं जा सकता। तो उस कंडीशन में जो मोलर चालकता होती है वो कहलाती है सीमित नहीं बल्कि सीमांत लिखें इसको, हिंदी में थोड़ी दिक्कत कभी कभी होती है। सीमांत मोलर चालकता, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो ये बताया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में ये इक्वेशन फॉलो होता है। जनरल इक्वेशन जो होता है ये हमने लिखा है लैम्डा m इक्वल्स टू कप्पा इंटू वी के, जो इंडिकेट करता है कि वॉल्यूम अगर इंक्रीज करेगा तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम इसका देंगे और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में वीक इलेक्ट्रोलाइट का एक एग्जाम्पल लेंगे और एक एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लेंगे और दोनों में दिखाएंगे कि डाइल्यूशन के साथ मोलर कंडक्टिविटी का वेरिएशन कैसे होता है और फिर उसमें हम आपको इंडिकेट करके बताएंगे कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कैसे आती है। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी दोनों को रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ के द्वारा। तो दो इलेक्ट्रोलाइट्स सेलेक्ट करते हैं हम
एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में हम HCl लेते हैं, सॉरी KCl लेते हैं, और वीक इलेक्ट्रोलाइट में एसिटिक एसिड। तो ग्राफ देखें हम, ये कंसंट्रेशन है और ये लैम्डा m, ये मोलर कंडक्टिविटी है, साइमन Cm² मोल इनवर्स, ये यूनिट हो गई इसकी, और ये कंसंट्रेशन है तो मोल पर लीटर रूट में ले लें इसको। ये रिप्रेजेंटेशन हम दिखाना चाहते हैं आपको। तो पहले हम प्लाट कर रहे हैं एसिटिक एसिड के लिए। ये वैल्यूज कुछ मेंशन कर रहे हैं। ये ग्राफ हम KCl के लिए प्लाट कर रहे हैं और ये एसिटिक एसिड के लिए। तो KCl मतलब स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट यानी प्रबल विद्युत अपघट्य, और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये दुर्बल विद्युत अपघट्य। अब आप इसे देख सकते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जैसे जैसे डाइल्यूशन होता है वैसे वैसे पहले धीरे धीरे जो मोलर कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ करती है, धीरे धीरे इंक्रीज़ करती है। लेकिन थोड़ा ज़्यादा लो कंसंट्रेशन हो जाने के बाद ये अचानक तेज़ी से बढ़ती है और आगे चल कर इसके ग्राफ देख रहे हैं हम, लगभग वाई एक्सिस के पैरेलल हो जा रहा है। यानी इससे ये लगता है कि ये ग्राफ काफ़ी आगे जा कर के भी वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा। जबकि इसमें देख रहे हैं जो KCl में ये कंसंट्रेशन जो होता है, ये जो मोलर कंडक्टिविटी है KCl की, वो कंसंट्रेशन में डिक्रीज़ होने पर, हम राइट से लेफ़्ट की ओर जा रहे हैं, तो कंसंट्रेशन में डिक्रीज़ होने पर यानी डाइल्यूशन होने पर धीरे धीरे कंडक्टिविटी इसकी बढ़ती है, मोलर कंडक्टिविटी। और हम चूँकि जीरो कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन नहीं बना सकते, इसलिए जितने कंसंट्रेशन तक का सॉल्यूशन बनाते हैं वहाँ तक तो ये कंटिन्यूअस हम प्लाट प्राप्त करते हैं। बाद में अब हमें जीरो कंसंट्रेशन के लिए अगर वैल्यू प्राप्त करनी है तो इस कर्व को एक्सट्रापोलेट करते हैं, और एक्सट्रापोलेट करने का मतलब है इसे हम इसी स्लोप में डॉटेड जो होता है वो आगे बढ़ा देते हैं। तो डॉटेड जहाँ ये इंटरसेप्ट करता है ये पॉइंट, इस पॉइंट पर जो वैल्यू होगी यही होगी λ0m। तो यहाँ हम लोग ग्राफ में दिखा रहे हैं वेरिएशन ऑफ λm विद कंसंट्रेशन, यानी सांद्रता के साथ मोलर चालकता
में परिवर्तन। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में लैम्डा 0m की वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते इस ग्राफ से, लेकिन स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, वो भी कर्व के एक्स्ट्रापोलेशन से। कर्व जहाँ इंटरसेप्ट करता है, जहाँ वाई एक्सिस को काटता है, यहाँ जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी वही लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी। तो ये हमने आपको बताया कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है और डाइल्यूशन के साथ कैसे इंक्रीज़ करती है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम लोग पहले डिफाइन कर चुके, मोलर कंडक्टिविटी हम लोग पहले डिफाइन कर चुके हैं। यहाँ हमने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको बताई है। अब रीज़न थोड़ा हमको जानना होगा कि ये जो मोलर कंडक्टिविटी है, इसमें जो इंक्रीज़ हो रही है डाइल्यूशन के साथ, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट में भी हो रही है और स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में भी हो रही है। लेकिन क्या दोनों के रीजन्स सेम है? दोनों का कारण एक ही है? तो आपको बताएं कि दोनों का रीजन सेम नहीं है। एक का एक्सप्लेनेशन आर्हीनियस थियरी देती है और दूसरे का एक्सप्लेनेशन डिबाई-हकेल-ओनसैगर थियरी देती है। तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स में यह एक्सप्लेनेशन डिबाई-हकेल-ओनसैगर थियरी से मिलता है, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में यह एक्सप्लेनेशन आर्हीनियस थियरी से मिलता है। तो अब क्या होता है अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं और उसके सॉल्यूशन का डाइल्यूशन करते हैं? तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में मोलर कंडक्टिविटी इसलिए बढ़ती है क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट के वियोजन की मात्रा होती है अल्फ़ा, वो बढ़ जाती है। यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में कह सकते हैं कि ऑन डाइल्यूशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन increases। वियोजन की मात्रा तनुता बढ़ने पर वियोजन की मात्रा बढ़ती है। तो वियोजन की मात्रा बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा? वियोजन की मात्रा बढ़ जाएगी तो नंबर ऑफ कंडक्टिंग आयंस बढ़ जाएंगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आगे चल के हम थोड़ा सा इसमें देख लेंगे कि क्या है। कोलराउस लॉ में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब है कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं उनका सॉल्यूशन बनाएं तो किसी कंसंट्रेशन पर उसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे इलेक्ट्रोलाइट के, वो सभी आयंस में डिसोसिएट नहीं होते हैं। यानी 100% डिसोसिएशन उनका नहीं होता है, बहुत कम परसेंटेज जो होता है उनका डिसोसिएशन होता है। तो ऐसे केस में जो आयंस की नंबर होती है, जो कंडक्टिविटी के लिए रिस्पांसिबल हैं, उन आयंस की नंबर भी कम होती है। लेकिन जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है, यानी डिसोसिएट होने वाले आयनों की नंबर बढ़ती है, जिससे कंडक्टिंग डिसोसिएट होने वाले मॉलिक्यूल्स की नंबर कह सकते हैं कि बढ़ रही है। ज़्यादा मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहे हैं यानी कंडक्टिंग आयंस ज़्यादा मिल रहे हैं, और आयंस ज़्यादा मिल रहे हैं तो कंडक्शन या मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज़ कर रही है। तो सीधी सी बात है कि डाइल्यूशन होने पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है, कंडक्टिंग आयंस की नंबर इंक्रीज़ करती है, ज़्यादा से ज़्यादा कंडक्शन में भाग लेते हैं, इसलिए मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज़ करती है। और ज़्यादा डाइल्यूशन हो जाने पर अचानक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो जाते हैं आयंस में। इसलिए हम देख रहे हैं कि एक डिफिनिट
लो कंसंट्रेशन के बाद से अचानक ये ग्राफ काफ़ी तेज़ी से इसके पैरेलल जो होता है वो बढ़ता है। तो इसका कारण यही है कि जो डिसोसिएशन होता है वो बहुत फास्ट हो जाता है, अचानक जो कंडक्टिंग आयंस उनकी नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये बताया कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में क्या होता है। लेकिन स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की बात अगर करें तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में तो जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं लगभग कंप्लीटली डिसोसिएटेड होते हैं। इनके केस में ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लिख रहे हैं अल्फ़ा है ना, तो यहाँ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में जो अल्फ़ा की वैल्यू होती है वो ऑलमोस्ट 1 होती है। डिसोसिएशन तो पहले से ही कंप्लीट होता है। तो ऐसे केस में हम कहें कि डाइल्यूशन होने पर मोलर कंडक्टिविटी क्यों बढ़ती है। मोलर कंडक्टिविटी तो जब सभी मॉलिक्यूल्स आयनिक फॉर्म में हो गए, डिसोसिएट हो गए, सारे आयंस फ्री हो गए, सभी कंडक्शन में भाग लेंगे, तो फिर ये कंडक्शन तो पहले ही मैक्सिमम होना चाहिए और डाइल्यूशन हो या कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन हो, जो मोलर कंडक्टिविटी उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ रीजन दूसरा हो जाता है। फैक्ट है, ये तो सही है कि सारे मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड होते हैं, सभी आयनिक फॉर्म में होते हैं, लेकिन डाइल्यूशन होने पर यहाँ जो आयंस की स्पीड होती है वो बढ़ती है। तो इसमें बताना हमको ये है कि ऑन डाइल्यूशन speed of ions increases and so lambda m increases। मतलब तनुता बढ़ने पर आयनों की गति बढ़ जाती है, जिससे लैम्डा एम का मान बढ़ता है। तो ये हमने आपको बताया, एक्सप्लेन किया कि जो मोलर कंडक्टिविटी है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्यों बढ़ती है और स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्यों बढ़ती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो मोलर कंडक्टिविटी में वेरिएशन है डाइल्यूशन होने पर सॉल्यूशन के, वो बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे इसमें बात करेंगे अगले सेगमेंट की, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है, वह है कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। तो कोलराउस लॉ को हम इस वीडियो लेक्चर में नहीं बल्कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, उसकी स्टडी करेंगे, जानेंगे कि कोलराउस लॉ होता क्या है और इसका एप्लीकेशन क्या है, हम इस लॉ को क्यों पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा हिंट आपको कर दे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम अगर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना चाहें, लैम्डा 0 m यही है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है हम स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के केस में तो निकाल ले रहे हैं एक्सट्रापोलेशन से, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की सहायता से फाइंड आउट नहीं कर सकते और मेज़र नहीं कर सकते हम। तो जो अगला सेगमेंट हम पढ़ेंगे कोलराउस लॉ, उसका एक बड़ा एडवांटेज ये है कि जो
वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनकी भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम उस लॉ की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, बाकी हम अगले लेक्चर में आपसे बात करेंगे। वीडियो देखते रहिए। कोई सेगमेंट अगर समझ में नहीं आता है तो उसे आप निश्चित रूप से पूछिए, अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, या हमारे ईमेल आईडी पर आप पूछ सकते हैं। तो वीडियोस देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।